नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हमने अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 की। तो 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं और मुझे आशा है कि आप सभी काम भी कर रहे होंगे और अपने चैप्टर्स के प्रश्नोत्तर, भावार्थ सभी कुछ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे। तो आप सभी ने देखा कि चारों चैप्टर जब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं तो अब आप सभी को कॉपी में काम कंप्लीट करना है और मुझे चेक करवाना है। और साथ ही चारों चैप्टर्स में जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको दिक्कत है, जो भी समस्या है, अगर चैप्टर कोई सा नहीं समझ में आया है, किसी चैप्टर का भावार्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बता सकते हैं, उस चैप्टर को रिवाइज किया जाएगा। क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते कि केवल काम होता रहे और आपको समझ में चीजें ना आए। तो जो पढ़ रहे हैं वो साथ के साथ याद भी करना है, साथ के साथ समझना भी है। तो 4 चैप्टर बिल्कुल आप सभी अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए। जो नहीं आता है, जो भी डाउट है चारों चैप्टर्स में, आप चैट के माध्यम से, डायरेक्टली क्लास में या सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके चारों चैप्टर्स के, चारों पाठों के डाउट और यहाँ तक कि भावार्थ भी अगर किसी चैप्टर का नहीं समझ में आया है तो वो भी आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो चारों चैप्टर कंप्लीट। आज हम शुरू करेंगे अपना 5वां चैप्टर, अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है, इसमें 2 कविताएं दी गई हैं, उत्साह और अट नहीं रही। और ये कविताएं लिखी गई हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई ये दोनों कविताएं हम यहाँ पर पढ़ेंगे, दोनों कविताओं का भावार्थ समझेंगे। बहुत ही प्यारी कविताएं हैं। सबसे पहले हम पहली कविता यहाँ पर लेंगे, उत्साह। तो उत्साह जो ये कविता है, ये एक आवाहन गीत है। आवाहन का अर्थ होता है बुलाना, किसी का आवाहन करना, बुलाना। तो यहाँ पर बादलों का आवाहन किया जा रहा है, बादलों को गरजने के लिए कहा जा रहा है, बादलों को बरसने के लिए कहा जा रहा है। और क्यों गरजने बरसने के लिए कहा जा रहा है, ये आप कविता में आगे पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि क्यों बादलों का आवाहन किया जा रहा है यहाँ पर, क्यों बादलों को बुलाया जा रहा है यहाँ पर। तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से और साथ ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, बहुत अच्छी बातें हमें यहाँ पर सिखाता है। और समाज से संबंधित, जो समाज के उच्च वर्ग के द्वारा शोषित वर्ग पर किस तरह से अत्याचार होते हैं, वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप जरूर इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम अपने चैप्टर को शुरू करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 5 है। पाठ 5 है और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो कविता को शुरू करने से पहले हम कवि का जीवन परिचय, यानी कि निराला जी का जीवन परिचय यहाँ पर पढ़ेंगे। और अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी में जीवन परिचय नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपनी कॉपी में जीवन परिचय लिख भी सकते हैं। क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे तो आप देखेंगे आपके पिछले जो लास्ट कुछ सालों के, कुछ ईयर्स के जो आप सैंपल पेपर लेंगे तो आप देखेंगे उसमें जो भी कविता आपकी आई हुई है, जो पठित काव्यांश आता है आपका, उसमें से आपको जब प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, साथ में भावार्थ लिखना होता है, तो उसमें आपको पाठ और कवि का नाम भी लिखना होता है। पाठ और कवि का नाम भी लिखना होता है। तो कवि और उनका जो ये जीवन परिचय है, अगर आप याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कविता के साथ आपको कवि का नाम और उनका जीवन परिचय याद होना चाहिए। सभी को मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर? हाथ खड़ा करेंगे, जीआईसी बुग्गा वाला, जीआईसी धनिया कोट। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। उससे पहले हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म
बंगाल के महिषादल में सन 1899 में बंगाल के महिषादल, याद करिएगा, बंगाल के महिषादल में हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। इनकी जो औपचारिक शिक्षा थी, मूल इनका जो निवास स्थान था वो गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में था, लेकिन इनका जो जन्म था वो बंगाल के महिषादल में हुआ था। जन्म बंगाल के महिषादल में हुआ था और मूलतः इनका जो घर था, इनका जो निवास स्थान था वो गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने स्वाध्याय से केवल 9वीं तक की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की, वो भी महिषादल में ही, और इन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। ये संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। तो इनकी जो शिक्षा हुई थी केवल 9वीं क्लास तक ही हुई थी, 9वीं कक्षा तक ही हुई थी। इसके बाद इन्होंने स्वाध्याय से ही संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया और ये संगीत और दर्शन शास्त्र के भी एक अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने ज्ञान अर्जित किया, अच्छे अध्येता थे और परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा। आगे बढ़ते हैं। इनका जो पारिवारिक जीवन था वो दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन, यानी कि इनके जो आत्मीय जन थे, इनके परिवार के जो लोग थे, उनके असामयिक निधन से उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। देखिए, जैसे कि यहाँ पर बताया कि ये मूलतः उन्नाव जिले के निवासी थे, लेकिन इनके पिताजी जो थे वो बंगाल के महिषादल में शायद वहां पर अपनी नौकरी करते थे, तो ये वहां पर रहते थे और इनका जन्म वहीं पर हुआ था। और इनके परिवार के जो आत्मीय जन थे, परिवार के जो सदस्य थे, उनके असामयिक निधन, यानी कि समय से पहले निधन के कारण इनका जो जीवन था वो दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्यिक मोर्चे पर इन्होंने अनवरत संघर्ष किया। अनवरत यानी कि न रुकने वाला, लगातार इन्होंने संघर्ष किया अपने साहित्यिक मोर्चे के लिए और सन 1961 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो प्रमुख काव्य रचनाएं थी वो थी अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। ये काव्य रचनाएं हैं। काव्य रचनाएं यानी कि जो इनकी कविताएं हैं, और उपन्यास जो है इनके कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में, यानी कि इन्होंने काव्य रचना के साथ साथ उपन्यास भी लिखे और कहानियां भी लिखी, आलोचनाएं भी लिखी और निबंध लेखन में भी इनकी जो ख्याति है, यानी कि ये निबंध लेखन में भी काफी फेमस हुए और ये इनकी ख्याति अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय यानी कि जो हमेशा याद रहेगी, कभी न भूलने वाली। निराला रचनावली, जो निराला रचनावली के नाम से इनका पूरा एक जो ग्रंथ जो इनका है वो 8 खंडों में इनके संपूर्ण साहित्य को प्रकाशित करता है। निराला रचनावली के नाम से दिया गया है इनका पूरा जो लेख है, जो भी इन्होंने लिखा हुआ है। तो हम बाकी का जो जीवन परिचय है वो आप पाठ में, आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं उसको। तो ये आपकी कविता हम शुरू करते हैं। आपकी पहली यहाँ पर कविता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 कविताएं आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो जो पहली कविता है
उसका नाम है उत्साह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बादलों को गरजते हुए दिखाया गया है, बादलों को बिजली कड़कते हुए दिखाया गया है, बादलों को गरजते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये जो गीत है, ये जो एक कविता है, ये एक आवाहन गीत है। आवाहन का अर्थ होता है बुलाना, किसी को किसी का आवाहन करना, किसी को बुलाना। तो ये बादलों को यहाँ पर कवि संबोधित करते हुए कह रहे हैं, बादलों को यहाँ पर कवि संबोधित कर रहे हैं। और जहां एक तरफ कवि निराला जी बादल जैसे बता रहे हैं कि जो प्यासे और पीड़ित लोग जो हैं, प्यासे और पीड़ित लोग जो हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं, यानी कि उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जो प्यासे लोग होते हैं, यानी कि जिनको जरूरत है, जिनको पानी की जरूरत है, जो प्यासे लोग हैं उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो नई कल्पना के जो अंकुर हैं, आपने देखा होगा कि जब ग्रीष्म ऋतु आती है, आगे कविता को जब एक्सप्लेन किया जाएगा, कविता को जब पढ़ा जाएगा, तो आपको एक एक चीज क्लियर होगी कि ग्रीष्म ऋतु के बाद, जो ग्रीष्म ऋतु में एक कोई भी जो आप बीज डाल देंगे वो पड़ा रहता है, वो सूख जाता है, क्योंकि धरती बहुत ज्यादा गर्म होती है, वो अंकुरित नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो यहाँ पे एक नई कल्पना और नई नए अंकुर आते हैं, और उसके लिए वो क्या करते हैं, नया विध्वंस और क्रांति की चेतना लेकर आते हैं। यानी कि जो क्रांति की चेतना, यानी कि जो गर्मी थी, गर्मी से अब उस गर्मी को राहत दिलाई जा रही है, और वहां पर नई अंकुर फूट रहे हैं, नई आशा जागृत हो रही है, नई चेतना जागृत हो रही है। तो क्या कुछ यहाँ पर समाज में जो क्रांति है या जो बदलाव है वो किस तरह से आता है, वो यहाँ पर बताया गया है पहली कविता में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 कविताएं दी गई हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 2 कविताएं दी गई है। दूसरी कविता है अट नहीं रही। तो इस कविता में अट नहीं रही, जैसे कि कविता का नाम है अट नहीं रही। अट शब्द का अर्थ है समाना, कहीं समा नहीं पा रही है। तो जो फागुन की मादकता है, फागुन ऋतु जब आती है, फागुन की जो मादकता, फागुन में बसंत ऋतु भी आती है, तो उस समय की जो एक मादकता वातावरण में छाई हुई है, मादकता, जो सुंदरता जो चारों तरफ छाई हुई है, वो जो उल्लास है, वो जो खुशी है, चाहे प्रकृति में हो, चाहे लोगों के मनों में हो, लोगों के दिलों में हो, वो कहीं समा नहीं पा रही है। उसके बारे में यहाँ पे बताया है, प्रकृति के सौंदर्य को यहाँ पर दर्शाया है। तो एक एक करके दोनों कविताओं को पढ़ेंगे। अगर आप भी कविता को पढ़ना चाहते हैं, क्लास में रीडिंग करना चाहते हैं, तो वैसे मैं आप लोगों से रीडिंग करवाऊंगी, तो बिल्कुल भी डरना या हिचकिचाना नहीं है, शर्माना नहीं है, खुद से हैंड रेस करना है और फटाफट कविता को पढ़ना है। भावार्थ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो डरने की, शर्माने की जरूरत नहीं है। शुरू करते हैं हम अपनी कविता को। साह बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो अब यहाँ पर कवि बादलों का आह्वान कर रहे हैं, कवि बादलों का आह्वान कर रहे हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। तो यहाँ पर बादलों का आह्वान करते हुए कवि ने, मतलब यहाँ पर जो निराला जी हैं, इनका जो सबसे पसंदीदा विषय है, इनके लिखने का जो सबसे पसंदीदा विषय है वो है बादल। इन्होंने अपने सबसे फेवरेट विषय पर लिखा है बादल। और यहाँ पर 2 अलग अलग रूपों में बदलाव को दर्शाया गया है, 2 अलग अलग रूपों में बदलाव को दिखाया गया है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कवि बारिश होने से पहले जो आकाश में
बादल दिखाई देते हैं बारिश होने से पहले, आकाश में जो दिखने वाले जो काले बादल हैं, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले। तो आकाश में दिखने वाले काले जो बादल हैं, बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का एक अद्भुत वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे काले रंग के बादल, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, तुमने, हे काले रंग के बादल, तुमने पूरे आकाश में फैलकर, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे चारों तरफ से घेर लो, आकाश को चारों तरफ से घेर लो। और धराधर ओ, धराधर अर्थात धरा यानी कि पृथ्वी, धरा के ऊपर धराधर, बादलों को दूसरा नाम दिया गया है धराधर ओ। तो बादलों का आवाहन कर रहे हैं, हे घेर घेर घोर गगन, इस काले बादल, तुम इस आकाश को पूरा चारों तरफ से फैलकर उसे ढक लो और खूब गरजो, ललित ललित काले घुंघराले। जिस प्रकार आपने देखा होगा, यहाँ पर बादलों का मानवीयकरण किया गया है। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। क्या यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार बादलों का यहाँ पर कवि ने मानवीयकरण करते हुए कहा है कि जिस प्रकार एक छोटे से बच्चे, छोटा बच्चा आपने देखा होगा, तो बच्चे के सर पे जो बाल होते हैं, छोटा बच्चा कैसा होता है, छोटा सा गोल मटोल सा, है ना, और उसके सर पे बाल होते हैं। कैसे बाल होते हैं छोटे बच्चों के? घुंघराले बाल होते हैं, उसके काली काले बाल होते हैं और घुंघराले होते हैं। और ऐसे घुंघराले बाल कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। तो कवि कह रहे हैं, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना से के पाले। जिस प्रकार बादलों का मानवीयकरण किया गया है और जिस प्रकार बालक के सर पर जो काले काले घुंघराले बाल होते हैं, उसी प्रकार आसमान में बादल छाए हुए रहते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से जब पूरा आकाश बादलों से घिर जाता है, जब पूरा आकाश बादलों से घिर जाता है तो किस तरह के बादल वहां पर होते हैं। इस तरह से घुंघराले घुंघराले बादल पूरे आकाश में छा जाते हैं, पूरा आकाश ढक जाता है उन बादलों से। तो जो छोटा बच्चा होता है उसके सर पे जो बाल होते हैं, आपने देखा होगा ना कि इस तरह से लटें, बच्चे के सर पे घुंघराली घुंघराली लटें निकली हुई होती है। तो वही पूरा आकाश ढका हुआ है, पूरा आकाश ढक लो तुम और खूब जोर से गरजो। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, विद्युत छवि उर्मे। अब ये विद्युत छवि का क्या अर्थ है? विद्युत छवि उर्मे, उर अर्थात हृदय, और विद्युत छवि, देखिए अब यहाँ पर कवि बादलों को की गर्जन में कह रहे हैं, बादलों की गर्जन में जो क्या छिपी हुई है? विद्युत की छवि। आपने देखा होगा कि जब बादल गरजते हैं तो उससे पहले क्या होता है? खूब जोर से बिजली चमकती है ना। तो आपने देखा होगा कि जब बादल गरजते हैं तो उससे पहले क्या होता है? जोर से बिजली चमकती है। तो विद्युत छवि उर में, तुम्हारे उर में जो विद्युत की छवि है वो कैसी है? कवि नव जीवन वाले। कवि कहते हैं कि वो विद्युत की छवि लोगों को नव जीवन प्रदान करती है, नया एक जीवन प्रदान करती है। वज्र छिपा नूतन कविता, यानी कि तुम्हारे हृदय में एक वज्र छिपा हुआ है। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से जब यहाँ पर बादल गरजते हैं तो क्या होता है? जोर की आवाज आती है। वज्र छिपा हुआ है तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे उर में, और ये एक नई कविता बनाता है। नूतन कविता फिर भर दो, एक नई कविता का निर्माण इससे होता है। और कहते हैं कि पूरे इस जो पद यहाँ पर पहला ये दिया गया है, इसमें कवि कहना चाहते हैं
कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। तो यहाँ पर कवि ने आकाश में बादलों के गरजने और बिजली के चमकने का बहुत ही सुंदर और अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि ये जो बादल हैं, ये धरती के सभी प्राणियों को नव जीवन देते हैं, नया जीवन देते हैं, और हमारे अंदर का वज्र छिपा नूतन कविता भर दो। हमारे अंदर का जो सोया हुआ एक साहस है, एक हमारे अंदर का खोया हुआ जो आत्मविश्वास है, सोया हुआ साहस है, उसको ये जगा देता है। तो इस प्रकार कवि काले बादलों से कह रहे हैं कि तुम पूरे आकाश में फैलकर खूब जोर जोर से गरजो, और बादलों का मानवीयकरण करते हुए उनकी तुलना एक बच्चे से की है जो गोल मटोल होते हैं, जिनके काले घुंघराले बाल होते हैं। तो वही यहाँ पर कहा है कि बाल ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना से के पाले, और जिनके हृदय में, जिनके उर में विद्युत की छवि है, यानी कि तेज है एक, और नव जीवन देने वाले हैं, वज्र इनके हृदय में छिपा हुआ है, और एक नई कविता का, यानी कि ये बादल क्रांति का संदेश सुनाते हुए अपनी चमकती हुई जो ये बिजली है, इससे सभी लोगों के अंदर एक नया पुरुषार्थ भर दो, एक नए जीवन का संचार हमारे अंदर कर दो, और बादल जो है वो धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने वाले होते हैं। कवि बादलों को एक नई संज्ञा देते हुए कहते हैं कि एक नई कविता की रचना करने वाले ये बादल हैं। एक नया उत्साह हमारे अंदर होगा, एक नया जीवन हमारे अंदर होगा, तो एक नई कविता का निर्माण इससे होगा। नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। आगे क्या कहते हैं? विकल विकल उन्मन से उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से शीतल कर दो, बादल गरजो। क्या कहते हैं आगे? आगे कवि कहते हैं विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, तप्त आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तो अब यहाँ पर कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हैं, और अब यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं कि हमें जब बादल गरजेंगे तो हमारा जो एक सोया हुआ जो साहस है, सोया हुआ जो एक मानव मन है, वो फिर से जगेगा और नया जीवन हमें प्रदान करेगा, हमारे अंदर एक जीवन की आशा भरेगा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, जो हमारा हृदय है, जो मनुष्य का हृदय है, वो विकल यानी कि बहुत ज्यादा कैसा है? विकल है, बहुत ज्यादा प्यासा है। तो उन्मन थे उन्मन, अब हमारे प्यासे मन के लिए कहते हैं कि मनुष्य जो धरती है उसके लिए भी कहते हैं कि जो धरती है वो प्यासी है। और उन्मन अर्थात जो मन है वो कहीं भी स्थिर नहीं है, एक कहीं न टिकने वाली स्थिति है, अनमना सा हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल हम बहुत ज्यादा हम क्या हो रहे हैं? विश्व के निदाघ के सकल जन, निदाघ यानी कि गर्मी से जो तड़पे हुए जो लोग हैं, विकल यानी कि बहुत ज्यादा व्याकुल है, उन्मन यानी कि उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा है, वो अनमने से हो रहे हैं। उन्मन थे उन्मन, बहुत ज्यादा व्याकुल है, उन्मन है, और विश्व के निदाघ
निदाघ यानी कि गर्मी के सकल जन, जो पूरा विश्व है, जो पूरी धरती है, वो गर्मी से उसमें बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। भीषण गर्मी के कारण जो दुनिया के लोग हैं वो व्याकुल हो रहे हैं, अनमने से हो रहे हैं। विकल विकल उन्मन थे, उन्मन बहुत ज्यादा व्याकुल हैं और गर्मी से तड़प रहे हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और ऐसे में किसी अज्ञात दिशा से काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, पूरे आकाश को भर लेते हैं। और फिर क्या होता है, तप्त धरा जल से फिर भर दो। तो कहते हैं इस तपती हुई धरती, जहां तक अभी तक जो धूप है, इस तपती हुई धरती को जल से फिर भर दो, फिर घनघोर वर्षा कर दो और गर्मी से तड़पती हुई व्याकुल और उन्मद अनमनी सी इस धरती को फिर से इसकी प्यास बुझाकर शीतल कर दो, शांत कर दो। तो धरती के शीतल हो जाने के बाद क्या होता है, सारे जो लोग हैं, सारी धरती के जो लोग हैं, जो प्यासे व्याकुल लोग जो हैं, उन्मन जो लोग हैं, सबके मन शांत हो जाते हैं। जो मन अभी तक अनमना सा हो रहा है वो शांत हो जाता है, मन की व्याकुलता शांत हो जाती है। विश्व की जो निगाद है, जो गर्मी है, वो विश्व की गर्मी ठंडी हो जाती है। और उससे क्या होता है कि लोगों के मन में उत्साह भर जाता है, लोगों के मन में नई आशा भर जाती है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से, अपनी दूसरी पंक्तियों के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार जब ये पूरी धरती एक बार व्याकुल थी, एक बार बिल्कुल सूख चुकी थी, लेकिन बादलों के आने पर नव जीवन का संचार होता है। यानी कि जब आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में अगर कोई बीज हम डाल देते हैं तो वो बिल्कुल इसी तरह से पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही वर्षा आती है, पहली बारिश से ही उसमें नए अंकुर फूट पड़ते हैं। और आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली होती है, जो बीज कब से पड़ा हुआ है धरती पर वो भी अंकुरित हो जाता है। तो यहाँ पर ठीक उसी तरह कवि लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार कभी मत मानिए। आप अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। एक न एक दिन आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आपकी मेहनत का जो बगीचा है उसमें जरूर फूल खिलेगा। इसीलिए यहाँ पर कवि एक संदेश देना चाहते हैं, बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को कभी मरने नहीं देना चाहिए। जैसे हमने कहा कि बीज जो है, गर्मी पड़ती है और बीज जो है पड़ा रहता है। किस आशा में पड़ा रहता है? वो इस आशा में पड़ा रहता है कि बारिश होगी और उसको भी नव जीवन मिलेगा, नया जीवन उसको भी मिलेगा। तो देखा गर्मी के दिनों में चारों तरफ सूखा होता है, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है चारों तरफ हरियाली होती है। तो कौन डालता है ये बीज? कोई नहीं डालता, क्योंकि धरती पे जो बीज पड़े हैं, जो सुप्त अवस्था में पड़े हैं, वो अब जैसे ही वर्षा ऋतु आती है वो अंकुरित हो जाते हैं। तो इसी तरह हमें अपनी इच्छा को कभी मरने नहीं देना है, हमें अपने जीवन के प्रति उत्साह को कभी मरने नहीं देना है। हमें आशा रखनी है और पूरी मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है और पूरे उत्साह से अपने जीवन को जीने की कोशिश करनी है। अपनी मेहनत को कम नहीं होने देना है। एक न एक दिन हमारी जो मेहनत का फल है वो हमें जरूर मिलेगा। तो इस तरह से हमारी जो उत्साह कविता है ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई एक कविता जो उत्साह हमारी है उसको हमने पढ़ लिया है, भावार्थ भी हमने यहाँ पर समझ लिया है और मैं आशा करती हूँ कि आपको कविता अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम कविता, जो दूसरी कविता हमारी यहाँ पर दी गई है अट नहीं रही, उसको पढ़ेंगे और साथ के साथ इस कविता को भी हम रिवाइज करेंगे एक बार। और आप सभी से
मेरा एक होमवर्क भी है कि आप सभी इस कविता का जो भी भावार्थ अभी तक आपको समझ आया है, जितना भी समझ में आया है, उसको घर पर एक बार कविता को रिवाइज करके उसको लिखने की कोशिश करेंगे। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम कविता को पढ़ेंगे भी और साथ ही यहाँ पर भावार्थ को भी डिस्कस करेंगे और आगे की कविता को भी पढ़ेंगे और अगर हमारे पास समय होता है तो पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो बिल्कुल आप सभी रेडी रहिएगा अपनी कॉपी पेन पेंसिल के साथ भी, क्योंकि हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर और साथ ही भावार्थ भी यहाँ पर करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।